पूर्व विधायकों के संस्मरणों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बाबू संत कुमार जी। संत कुमार जी सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में हसनगढ़ से 1973 में भारतीय क्रांति दल के विधायक बने थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति को समझने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उस दौर में राजनेता कितने ईमानदार थे, उनकी राजनीतिक शैली कैसी होती थी और उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इस पर हम संत कुमार जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार संत कुमार जी, कैसे राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखो, ये था कि मैं सोनीपत का स्टूडेंट था। अच्छा। और मेरे दादाजी वकील थे, 1903 में वकील बने थे जी। फर्स्ट जाट लॉयर ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या नाम था उनका? चौधरी रामचंद्र एडवोकेट। अच्छा, पहले वकील थे वो? पहले वकील थे वो जाटों में, उनसे पहले कोई वकील नहीं था। तो हमारी फैमिली की बैकग्राउंड एजुकेशन की रही। मेरे बड़े भाई थे, वो भी वकील थे, जो मेरे से 13 साल उम्र में बड़े थे। अच्छा। और पंजाब में गुरदासपुर में सरकारी वकील रहे, फिर दिल्ली में उन्होंने प्रैक्टिस की, वहीं कोठी बनाई, वहीं का जी। तो मैं जब सोनीपत में पढ़ता था जी, उसमें छात्र राजनीति में काम किया। उस समय हरियाणा में कांग्रेस के अलावा कोई उनका सामने कोई मुख्य विपक्षी दल नहीं था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल 1968 में बनाया था जी। और भारतीय क्रांति दल ही चौधरी साहब का हरियाणा के अंदर बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पे बढ़ा जी। उस समय चौधरी चांदराम जी, चौधरी दल सिंह जी, प्रकाश चंद बत्रा जी, कैप्टन फतेह सिंह जी, ये लोग भारतीय क्रांति दल के लीडर हरियाणा में होते थे जी। बलवंत राय तायल जी भी। और फिर भारतीय क्रांति दल के साथ 8 पार्टियां और शामिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी जिनके अध्यक्ष पिल्लू मोदी जी थे जी। राजनारायण जी की सोशलिस्ट पार्टी, मधु दंडवते, मधु लिमेट जी की समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी जी। तो ये 8 भारतीय क्रांति दल में चली, ये सारी भारतीय क्रांति दल में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे? नो, जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे नहीं जी, चौधरी चरण सिंह के आह्वान पे। चौधरी चरण सिंह वाज द बिगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अच्छा, तो उस समय भारतीय पढ़ रहे थे जी? पढ़ रहे थे ना उस समय मैं सोनीपत में पढ़ता था। और फिर 1971 में भारतीय क्रांति दल को हरियाणा में बनाने के लिए चौधरी साहब यहाँ आए थे। चौधरी साहब ने बीकेडी की यूथ विंग का मेरे को अध्यक्ष, हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद भारतीय लोकदल बन गया, फिर भारतीय लोकदल की यूथ विंग का मैं अध्यक्ष रहा। उसी दौरान में 74 में 75 जून में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी। इंदिरा जी का पेटिशन लूज करने के बाद राजा जी चुनाव जीत गए पेटिशन से, इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के विरोध में रोहतक में मैंने अपने साथियों के साथ, मैं बाबू जी इस पे आऊँगा, इस बात पे आऊँगा, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि उस दौर में जो राजनेता थे, बड़े राजनेता चौधरी चरण सिंह जो थे, एक तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? मतलब वो आपसे प्रभावित, आप उनसे जुड़े कैसे? इतनी छोटी सी उम्र थी आपकी। हाँ। चौधरी साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात चौधरी साहब 1971 में जब रोहतक में पब्लिक मीटिंग के लिए आए, तो हम सोनीपत से के स्टूडेंट 2 बसें भर के 100-125 नौजवान टिकरी बॉर्डर पे हमने उनका स्वागत किया। और कोई मकसद नहीं था, बस चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब देश के ईमानदार आदमियों में गिनती होती थी। हम ये मानते थे कि इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि जी आपका वो मुख्यमंत्री बेईमान है, इल्ज़ाम लगे, आप उसको बदलते क्यों नहीं? तो उन्होंने यूपी के बारे में ये कहा था। तो इंदिरा जी के मुंह से ये निकल गया कि मैं चौधरी चरण सिंह जैसे
आदमी मेरी पार्टी में नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाऊं। तो तब से दिमाग में ये बात बैठ गई कि चौधरी साहब बहुत ईमानदार आदमी है। और फिर मेरी पहली मुलाकात हुई थी। फिर चौधरी साहब ने एक कैंप लगाया उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो अब कैंप ये उस समय चौधरी साहब ने कैंप शुरू कर दिए थे कि जो नई फसल है, अच्छा, नौजवान लड़के हैं, उनको राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ाने का, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए वो खुद लेक्चर देते थे। मतलब चौधरी साहब रोजाना आप लोग? चौधरी साहब रोजाना 1 घंटा 11 बजे और 1 घंटा 3 से 4 बजे। अच्छा, क्या लेक्चर देते थे? मुनि की रेती एक जगह है हरिद्वार में जी, उसमें चौधरी साहब ने राजनीतिक कैंप लगाया भारतीय लोकदल का। जी, मैं हरियाणा का अध्यक्ष था भारतीय लोकदल की यूथ विंग का। चौधरी साहब एक बात पे जोर देते थे कि आदमी के 2 करैक्टर नहीं होते। अच्छा, मतलब आदमी की पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ ये 2 नहीं होती। जो पर्सनल लाइफ है वही प्राइवेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ नहीं होनी। सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन एक होता है। अच्छा जी, अलग अलग नहीं होते। अलग कहते थे ऐसा? चौधरी साहब ये कहते थे जिसका व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा नहीं होगा उसका सार्वजनिक चरित्र ऊंचा नहीं हो सकता। अच्छा। जो राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे कमजोर है, बेईमान है, वो सार्वजनिक पद पे भी बेईमान रहेगा। अच्छा, इसलिए चरित्र तो एक ही रहेगा आदमी का। वही बात पे बल देते थे। और आज के जितने ही लोग हैं, चाहे वो बाद में करप्शन में फंसे हों, चाहे वो राजेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के आज एक ऐसे नेता है जो मंत्री भी रहे, आज भी अभी 10 दिन पहले फिर MLC बने हैं, चौधरी चरण सिंह के बहुत नज़दीक रहे। अखिलेश यादव के को ये कह दिया कि आपके मंत्री बेईमान है फला, तो अखिलेश ने कहा मेरे साथ बैठे मेरी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, चौधरी चरण सिंह के साथ ही रहे। तो वो इतने ईमानदार लोग आज भी हैं। तो हम उस पीढ़ी के आदमियों को जब याद करते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली, केवल मैं नहीं, मोस्टली लोग ईमानदार होते थे। अच्छा, 90 में से 50 MLA में गिनती करा सकता हूँ जो अपने कपड़े कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा आप धो कर के MLA हॉस्टल में और सुखा देते थे, शाम को तकिए के नीचे रखते और सवेरे उठा के पहन के असेंबली में चले जाते थे। प्रधानमंत्री बने तो तब तो आपका उनके साथ? चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उस टाइम पे मैं MLA भी था, और चौधरी साहब के घर में माता जी के पास मेरा ऐसा आना जाना था कि जिस प्रकार आदमी अपनी वहाँ कोई घर की बैठक में जाता है। प्रधानमंत्री से मिलना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो कैसी सिक्योरिटी वगैरह थी उनकी? देखो, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आम आदमी के लिए दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन चौधरी साहब का एक नियम था शुरू से, वो सवेरे सबसे मिलते थे। अच्छा, जो भी उनके घर पे जाता, चाहे वो मंत्री होता, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता होता, चौधरी साहब सवेरे सबसे मिलते थे। हमारे लिए थोड़ा प्रोरोगेटिव ये था कि हम ज़्यादा नज़दीक थे, हम उनके ऑफिस में, हम उनके घर में बगैर किसी अपॉइंटमेंट के किसी भी टाइम पे जाते हैं, आना जाना हमारा बराबर था। उनके व्यक्तिगत जीवन की मैं एक घटना अगर बताऊं, जी बताइए। चौधरी साहब कितने सादे थे, सिंपल थे। चौधरी साहब वाज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो मैं एक दिन मिलने के लिए किसी ज़रूरी काम से पहुंचा, वो दफ्तर में नहीं थे, मैं चौधरी साहब के घर गया तो उनके PSO होते थे करतार सिंह DSP। मैं जब उनके रूम के सामने अंदर जाने लगा, चूँकि मेरे को कोई रोकता नहीं था, तो करतार सिंह ने कहा कि आज चौधरी साहब नहीं मिलेंगे, बरामदे की बात है। मैं कह लगा क्यों? प्रधानमंत्री निवास पे? प्रधानमंत्री निवास पे अंदर कोठी में पिछले कमरे में, जो चौधरी साहब का कमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, पीछे की तरफ उसमें। तो वो कहने लगे आज चौधरी साहब के दर्द बहुत है कान में और वो लेटे हुए हैं। अच्छा जी। चौधरी साहब ने अंदर आवाज़ सुनी, वो कहने लगे कौन है करतार? कि जी संत कुमार है हरियाणा वाला, अंदर भेजो। मैं अंदर गया, चौधरी साहब लेटे हुए थे। मैं चौधरी साहब क्या बात है? बोला बहुत कान में दर्द है, लेकिन तू यही बैठ। वो एक ही बेड होता था, सिंगल। अच्छा, पर उनका जो कमरा था उनका कमरा एक सिंगल बेड होता था जिसपे वो सोते थे। अच्छा, और वो सिंगल बेड सख्त
एक तरीके से तकत था। अच्छा, तकत पे सोते थे। तकत के ऊपर गद्दा था रुई का, उसके ऊपर सफ़ेद बेडशीट होती थी, एक बारीक तकिया उस पर, बाकी नीचे कालीन था। लोगों से बैठ कर जब बात करते, चाहे मंत्री आता, विदेश मंत्री और सारे आते, तो नीचे बैठ के बात करते थे। नीचे बैठ जाते, खुद भी सब नीचे बैठते थे पीछे लगा के, और लिखा पढ़ी भी नीचे, जैसे मुनीम वाले जैसे मुनीम रखता है ना आगे टेबल, तो इस तरीके से नीचे रख रखी थी। पीछे बहुत ही सरल प्रधानमंत्री, पीछे 8-10 गोल तकिया थे चारों तरफ दीवार के साथ, उसमें लोग बैठते थे। अच्छा। तो मिनी कैबिनेट मीटिंग भी उसी कमरे में होती, इस तरीके से बैठते। अच्छा। तो मैं जब वहाँ बैठा था, इतने में माता जी आए, उनके हाथ पे तकिया था, तौलिया था, तौलिए के ऊपर एक कटोरी। अच्छा। कटोरी में सरसों का गर्म तेल था जी। तो उन्होंने वो तेल में रुई डाल के कान में डालने लगी, तो चौधरी साहब कहने लगे, संत कुमार तुम अपने हाथ को उल्टा करो। ऐसे करवा लिया? ऐसे करवा लिया। तो माता जी को कहने लगे कि पहले तेल यहाँ डालो इनके। उन्होंने यहाँ डाला मेरे, कहने लगे कैसा गर्म तो नहीं लगा बहुत? माँ जी हल्का गर्म है। कहने लगे फिर ठीक है मेरे कान में डाल दो। तो उन्होंने जब डाल दिया, मैंने एकदम से रिएक्ट किया, चौधरी साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ ऑल इंडिया के डॉक्टर मारे फिरे, आप उनसे इलाज क्यों नहीं कराते, क्या करा रहे हो? कहने लगे सरसों के तेल में लहसुन की एक डोडी डाल के गर्म करके ले आइए तुम्हारी माता जी, और 15 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मेरे कान बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं मुझे। तो दैट वाज द करेक्टर ऑफ जैसे आप लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो चाय भाई मतलब जैसे आजकल चाय माता जी लेके आती थी, नौकर लेके नहीं आता था। अच्छा, माता जी खुद चाय? माता जी खुद बनाती भी खुद थी, और चौधरी साहब के पास बैठने वाले लोग जो है वो चाय पीते थे तो माता जी ही बना के लाते थे। अच्छा। हालांकि उनका नौकर था राम बजोर, मुझे नाम याद है, राम बजोर। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा था वो बताता। लेकिन तो उनको तो यूपी से ही साथ ले रहे होंगे? चौधरी साहब यूपी से उसको साथ लेके आए थे। करतार सिंह उनका PSO होता था। तो चौधरी साहब जात पात से बहुत ऊपर थे। अच्छा, नफरत करते थे? वो यहाँ तक कोशिश करते थे कि जो नौजवान, ये कैंप में भी कहा उन्होंने, जो नौजवान इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसको टिकट देने में प्रीफरेंस मिलेगा। अच्छा, और दिया। तो किसी ने अमल भी किया? अमल किया होगा जरूर। अच्छा। लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ, चौधरी साहब ने व्यक्तिगत जीवन में अमल किया। चौधरी साहब ने अपनी बेटी की शादी दलित परिवार में करी, जो बाद में महाराष्ट्र के DGP रिटायर हुए। चौधरी साहब की एक बेटी वहाँ पे आई हुई थी। तो चौधरी साहब जात पात से बहुत दूर थे। चौधरी साहब बड़े गजब के आदमी थे। चौधरी साहब आप छोटूराम के बारे में कितने बार मिले गए, वो कल ये अफसोस है कि मैं चौधरी साहब से कभी नहीं मिल पाया। लेकिन वो चौधरी साहब की कदर कितनी करते थे, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं उस आदमी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक समय में इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश मंत्री थे, यूपी के ही रहने वाले थे। तो आप समझ जाओगे, वो चौधरी चरण सिंह यूपी के अंदर मिनिस्टर थे जी। चौधरी साहब एक सर्किट हाउस में रुके हुए थे, उसी में विदेश मंत्री रुके हुए थे। तो वो चाय पे दोनों इकट्ठे बैठ गए लॉन में। चौधरी साहब ने बताया ये, तो चौधरी साहब ने बात चल गई किसानों की। तो उस विदेश मंत्री जी ने कहा कि आपके तो बहुत बड़े लीडर चौधरी छोटूराम जी होते थे। चौधरी साहब कह लिए, वो तो हमारे नहीं, सारे देश के, जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश इकट्ठा था। चरण सिंह ने कहा? चरण सिंह ने कहा। तो मैंने कहा कि वो तो सारे देश के किसानों के सबसे बड़े लीडर हुए हैं चौधरी छोटूराम। तो उस विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है। अच्छा। चौधरी साहब चुप रहे, कहेंगे नहीं। वही विदेश मंत्री चौधरी साहब इस देश के होम मिनिस्टर बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और उस विदेश मंत्री की कांग्रेस पार्टी में टकराव हो गया, इंदिरा जी से बिगाड़ हो गया, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ गई और वो घर बैठ गए, ना लोकसभा में रहे ना राज्यसभा में। एक दिन वो चौधरी साहब से मिलने के लिए आए हुए, और वो ड्राइंग रूम में बैठे। चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे जी। हम चौधरी साहब से मिलने के लिए गए, मैं और राजेंद्र चौधरी गाजियाबाद से MLA थे।
तो करतार सिंह अंदर गया और हमारे को दोनों को ड्राइंग रूम से बैठा के चौधरी साहब बुला रहे अंदर जाओ। हम अंदर गए, मैंने कहा चौधरी साहब वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर बैठे, आप उनसे पहले बात कर लो। तो कहने लगे नहीं, उनको 1 घंटा बैठाऊंगा अभी। मैं कहने लगा क्यों? तब उन्होंने ये घटना बताई कि इस आदमी ने हमारे लीडर, किसान के लीडर के बारे में ये कहा था कि उसने हमारे घर पे नौकरी करी है। आज उसको ये एहसास कराता हूँ कि ये इस किसान के घर पे तू 1 घंटा बाहर बैठा है। देखो आता करेक्ट। मतलब आप समझ गए होगे वो विदेश नहीं, मैं नहीं समझ पाया। वो कभी काला कंकर के राजा रहे हैं। काला कंकर के राजा, ठीक है। दिनेश सिंह जी उनके नाम थे। तो ये चौधरी साहब का करेक्टर था। ये चौधरी साहब का करेक्टर था। वो शराब वराब भी नहीं पीते थे? चौधरी साहब ना शराब पीते थे ना अंडा खाते थे। ताश खेलते थे वो? चौधरी साहब जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते, चौधरी साहब के बारे में ये चौधरी साहब के बारे में ये गलत प्रचार है कि चौधरी साहब रोज़ाना ताश खेलते थे। नहीं, अच्छा। वो कभी ताश खेलने के ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। वो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तभी बताते थे कि जिस समय किसी प्रॉब्लम से 2-4 होना पड़ता था और वो टेंशन में होते, तो कोई चाय पीता है, कोई दारू पीता है, तो चौधरी साहब अपने 2-4 दोस्तों को बुलाते और ताश खेलते थे। ताश भी उनके साधारण गेम होते थे, तरफ बोल, रम्मी। एक बार मैं चौधरी साहब के पास गया और ताश खेलने लगे, तो चौधरी साहब के लिए मैं चौधरी साहब के सामने बैठ गया। तो कह लगे मेरे साथ नहीं बैठेगा, तू इधर बैठ। अच्छा। मैं कह लगा जी मैं तो आपके साथ बैठ खेलूँ। तो चौधरी साहब ने मजाक में कहा फिर मैं चिड़ी का इशारा कैसे करूँगा? तो मैं उठ के दूसरी तरफ बैठ गया। तो चिड़ी का इशारा कैसे? चिड़ी का इशारा मैं कैसे करूँगा? चिड़ी का पता डालो। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चौधरी साहब, तो चौधरी साहब के अंतिम दिनों में भी मुलाकात हुई आपकी? मैं चौधरी साहब बीमार थे, चौधरी साहब बोल नहीं पा रहे थे, मैं तब भी गया, बहुत बार गया। अगर 10 दिन 15 दिन नहीं तो हफ्ते में भी जाता था। अच्छा। तो एक बार मैं चौधरी साहब की बताता हूँ। चौधरी साहब कुर्सी पे बैठे थे, उनको अधरंग था पूरे तरीके से, पूरे शरीर पे, बोलते भी ठीक से, उनकी ज़्यादा बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ लोग उनकी बात को समझ लेते थे। तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा, आधा पौना घंटा। रशीद मसूद एक्स MP जो मुजफ्फरनगर के थे, वो उनके पास बैठे। तो चौधरी साहब ने पर्दा हटवाया शीशे का, कि इसको हटाओ। वो करतार सिंह बैठा है, चौधरी साहब ने देखा सूर्य छिपने लग रहा है। तो मेरे को कहा ठीक, तो जाओ दूर जाना, मतलब इस टूटे फूटे लैंग्वेज, तुम्हें रोहतक जाना है तो जाओ। मतलब वो उस टाइम भी मतलब इतनी सोच रखते थे। अच्छा, ये चौधरी अजीत सिंह और ये कहाँ थे उस समय, मिलते थे कभी? चौधरी अजीत सिंह उस टाइम तो वहीं आगे थे। चौधरी साहब अजीत सिंह के बारे में मैंने एक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ज़रूर कहूँगा। चौधरी साहब ने एक जलसा किया 1973 में यहाँ रोहतक में, और चौधरी साहब ने कहा दोस्तों आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, किसानों और गैर किसानों, जो खेत में पसीना निकाल करके रोटी कमाता है मैं उसका लीडर हूँ और उसकी बात करता हूँ। इस नाते से आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अजीत सिंह अगर मेरे नाम से वोट मांगे तो मेरे नाम से वोट मत देना, उसके करैक्टर को देख लेना वोट देने लायक है कि नहीं। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, वो मैं मंत्री था तब पैदा हुआ, वो अमेरिका में रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो इतनी लंबी सिगरेट भी पी लेता है, इसलिए वंशवाद में आकर के मेरे नाम से वोट मांगे तो मत देना। ये करैक्टर आज देश के किसी नेता में नहीं है, ये बात कहने का नहीं है जी, किसी नेता तो सारे चाहते कि जो अपने बेटे के बारे में ये बात कह दे। जो लोग उसको जानते हैं, चौधरी चरण सिंह को जानते हैं। चौधरी चरण सिंह से एक बार आप जैसे मित्र ने सवाल कर लिया 1982 में, 1980 के चुनाव में, जब सब चौधरी साहब की पार्टी भी उस टाइम से 42 से 1991 दोबारा जब चुनाव हुई 1985 में इंदिरा जी की मौत के बाद जी सफाया हो गया सभी दलों का। चौधरी साहब की पार्टी के चौधरी साहब अकेले जीते यूपी से और एक बिहार से जीता। आप जैसे पत्रकार ने पूछ लिया चौधरी साहब अगर आप भी चुनाव हार जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? कल ये पॉलिटिक्स में हार जीत होती रहती है।
अच्छा। लेकिन मैं एक बात महसूस करता कि मैं रहता कहाँ, मेरे पास तो कोई मकान नहीं है। अच्छा, दिल्ली में जो आदमी 1937 से चुनाव जीतता रहा और 1985 में चुनाव हार जाए और फिर वो ये कहता कि मैं अगर हार जाता तो मैं रहता कहाँ, मेरे पास दिल्ली में कोई, दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में कोई मकान नहीं है। वो कितना ईमानदार था ये देखो। एक बात और उनका किस्सा सुनाता हूँ जी। चौधरी भजनलाल ने चौधरी चरण सिंह को खुश करने के लिए माता जी के नाम पे, गायत्री जी के नाम पे, तब गुड़गांव इतना डेवलप नहीं था, फरीदाबाद बहुत डेवलप था। फरीदाबाद में एक प्लाट गायत्री जी के नाम से अलॉटमेंट करके हुड्डा सेक्टर का उनको दे दिया। जाके चिट्ठी दे और ये भी दे दिया आपकी किस्त भर दी गई। चौधरी साहब को लेटर दिखाया, चौधरी साहब ने लेटर टाइप करवाया और चौधरी साहब ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने शायद मेरे हालात देख के, हमारे पास कोई प्लाट नहीं है, आपने फरीदाबाद में एक प्लाट मेरी मिसेज को दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मुझे प्लाट की ज़रूरत होगी तो मैं हरियाणा में प्लाट की ज़रूरत होगी, मैं हरियाणा की जनता से ज़मीन मांग लूँगा, मुझे प्लाट की ज़रूरत नहीं है। मैं सह धन्यवाद इस चिट्ठी को आपके पास वापस भेज रहा हूँ, ये आप किसी और ज़रूरतमंद को दे। क्या बात है, करेक्ट देखो आपने। ये करेक्ट। तो उन नेताओं को देखते हो, अब देखते हो तो अब तो बात ही दूसरी है। अब तो किसी के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं बताने लग रहा कि उस टाइम की उस पीढ़ी के लोग ही अलग थे। हमारे साथ जितने एमएलए थे आज बहुत सारे। अच्छा, आपको टिकट उन्होंने बुला के मेरे को, मैं इमरजेंसी में जेल में रहा जी। चंद्रशेखर जी यहाँ जेल में थे। चंद्रशेखर जी फिर भारतीय लोकदल जो है, भारतीय लोकदल, पुरानी कांग्रेस, सब इकट्ठे हुए, ये सब इकट्ठे हो गए, जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी के अध्यक्ष वो बड़े। लेकिन जब असेंबली के चुनाव हुए तो जब हमारी को टिकट मिली तो चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर जी रोहतक जेल में मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके पास घंटों घंटों बैठता था। अच्छा। वो बहुत नज़दीकी थे। तो चंद्रशेखर जी मेरे को टिकट देना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ने मेरे को टिकट दे दिया मैम से। तो मैंने जाके चंद्रशेखर जी के पास गया। मैं पहले चौधरी साहब के पास गया। चौधरी साहब किसी मीटिंग में बिजी थे, होम मिनिस्टर हो। तो मैं चंद्रशेखर जी के पास गया। मैंने कहा जी ये टिकट वापस लो। बोला क्यों? माँ मैं, मेरा हल्का नहीं है, मैं आप या बन जाते आप। हाँ बिल्कुल, कहीं से भी बन जाते। जनता पार्टी की हवा थी। तो मैं यहाँ पे बोला किसको दो? मैं यहाँ से सिटी का एमएलए हरसू बुरा उसको दो या बाकी आपकी मर्जी। तो बोला आपको, मगा मेरे को कलोई से दो या हसनगढ़ से दो। कलोई से चौधरी चांदराम जी तो हरिचंद हुड्डा को चाहते थे। अच्छा। हरिचंद हुड्डा भी मेरे साथ इमरजेंसी में जेल में थे। तो मैंने कहा जी ठीक है, मुझे हसनगढ़ से दो। तो चौधरी चंद्रशेखर जी ने मेरी टिकट को मैम से बदल के मुझे हसनगढ़ से दे दी। लिख दिया। और टिकट तो उन्हीं के दस्तकों से होती थी। और चौधरी साहब को टेलीफोन किया, चौधरी साहब आपने टिकट जो दी थी वो मैं उसको बदल के हसनगढ़ से कर रहा हूँ, आपकी मंजूरी है? किसकी? बोला संत कुमार की। कल क्या ओके दे दो। तो आपके सामने कौन कौन लोग चुनाव लड़े थे? मेरे सामने चुनाव लड़े थे मिनिस्टर, उस टाइम पे मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर चौधरी माड़ू सिंह जी। चौधरी माड़ू सिंह मलिक। हाँ, माड़ू सिंह मलिक। अच्छा। वो बहुत ईमानदार आदमी थे। दूसरे मेरे सामने लड़े बहुत ही मजबूत आदमी थे, मस्तनाथ भट्ट के अध्यक्ष थे बाबा श्रीनाथ। वो बहुत अच्छे वैद्य थे। मेरे बारे में, आप तो जवान से छोरे हो गए। मैं जवान थे। मैं जब चुनाव में वोट मांगने जाता तो रोहतक के, सोनीपत के जो स्टूडेंट थे वो मेरे साथ चलते। कई लोग गाड़ियों में आ जाते, अच्छा काफिला चलता। तो जो मैन जी के दूसरे साथी थे वकील, वो प्रचार करते ये इतना रुपया कहाँ से ले आया, कैसे ले आया, फला दिखना। आपके पास रुपये तो थे ना। एक बार की घटना बताता हूँ। लेकिन जो मेरे सामने लड़ने वाले थे, मैं गढ़ी गांव में गया, चौधरी छोटराम के गांव में।
मैं जब आगे जाने लग रहा जुलूस के रूप में, आगे से मैं सरयोनाथ जी आगे जी, मैं सरयोनाथ जी हमारा आमने सामने हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि जी मैं जी आगे, कोई बात नहीं, मैं गए, मैंने जाके उनको प्रणाम किया, मैंने उनको पैरों का हाथ लगाया। अच्छा, तो देखो करैक्टर देखो, मैंने पैरों की तरफ हाथ किया तो उसने कहा बेटे तेरी जीत हो। जो आदमी आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, जिसको बिल्कुल ये लगता है कि मैं जीतूंगा, वो मजबूत था। आपको जीत का उन्होंने मेरे को जीत का आशीर्वाद 200 आदमियों के बीच में दिया। ओहो। तो वहाँ पे नरेंद्र नांदल अभी जिंदा है, उनका पीए होता था, उसने ऑब्जेक्शन किया कि आपने लोगों के बीच में ये क्यों कहा। तो उन्होंने कहा मैं साधु हूँ। उस लड़के ने मेरे पैरों की तरफ हाथ किया तो मेरा आशीर्वाद का हाथ उनके सिर पे गया और मैंने जीत का आशीर्वाद दिया। कहाँ गए जी वो लोग? अब उनकी दूसरी बात बताता हूँ। मेरे ऊपर पेटिशन करवा दिया उन्होंने, उन्हीं लोगों ने, मैं जी से कह कि इसकी उम्र 25 साल नहीं है, ये चुनाव गलत तरीके से लड़ा है, वोटर लिस्ट में 25 साल है लेकिन वैसे नहीं है, गलत है। तो जब मुझे पता चला कि पेटिशन टाइप हो गया, ये हो गया, मैं जी के पास मठ में गया। मैं जी प्रणाम, कल आओ बेटे, कैसे आए? माँ जी आपने मेरे खिलाफ पेटिशन कर दिया। और आपने जीत का आशीर्वाद दिया? बोला हाँ, वो आए थे, पेटिशन मेरे पे दस्तखत करा के ले गए। तो मगर फिर आप मेरे को बुला के कह देते कि तू एमएलए के लायक नहीं है, मैं हट जाता हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आप फिर मैंने वकील करना है, आप ही फीस दे दो और वकील कर लो। तो वो कर गए कि उसको नरेंद्र को बुलाओ, नांदल को, वो उनका वकील, उसको कहो आज केस अगर डाल दिया तो उल्टा ले लो और नहीं डाला है तो उसको फाड़ दो, कोई पेटिशन नहीं करना। ये कैरेक्टर होता था। और चौधरी माड़ू सिंह मलिक, वो चुनाव के दौरान में उन्हीं के गांव में मुझे मिल गया। अच्छा, कौन से गांव? कलावड़, खरावड़ गांव है, आमने सामने हुए। मैंने जाके चौधरी साहब को फिर पैरों की तरफ बात करेंगे। तो जगजीत उनका बेटा साथ था, जो डीए रिटायर हुए। तो कह लगे जगजीत संत कुमार के साथ जाओ, घर पे चाय पिला के भेजना, जो घर पे दूध पिला के भेजना। मतलब उस टाइम का करैक्टर देखो आप, दोनों तो मेरे चुनाव लड़ रहे थे लेकिन चुनाव लड़ रहे थे ना, बिल्कुल नहीं, इतना प्यार और आशीर्वाद। 500 आदमी के बीच में मेरे को आशीर्वाद दे दिया, छोटी बात थी क्या? कितने वोटों से आप जीतते चुनाव? मैं जीता 8,500 वोटों से। अच्छा, तो जीत के बाद भी आप जीत के बाद भी मैं काउंटिंग सेंटर पे तो वो उसके ऑफिसर के साथ बैठे, मैं उनके साथ भी नहीं बैठूँ था, मैं दूर बैठूँ था। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, मगर ना तो मारू सिंह बीच में आगे थे, मैं जी भी आगे थे। वो कह लिया तुम जीतोगे, पहले राउंड के बाद ही वो उठ के आ गया। अच्छा, बाद में मुलाकात? और मेरे बाद में मैं बराबर आता जाता रहा, बराबर आता जाता रहा। तो तब सरकार किसकी बनी? जनता पार्टी की। चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चौधरी दल सिंह को वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते। चौधरी दल सिंह कैसा था जी? चौधरी दल सिंह 100% हरियाणा के मुख्यमंत्री होते अगर वो इमरजेंसी हटने से 2 महीने पहले, करीब 1.5 महीना पहले, हम रोहतक जेल में थे, चौधरी दल सिंह भी रोहतक जेल में थे, चौधरी बंसीलाल जी रोहतक जेल में आए, डोडी में सरदार मान साहब जो हैं वो जेल सुपरिटेंडेंट होते थे, उनकी मार्फत चौधरी दल सिंह को चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाया। ऐसा क्या बोला उन्होंने क्या बोला ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद तीसरे दिन चौधरी दल सिंह जी जेल से बाहर चले गए। अच्छा। और उन्होंने 1 हफ्ते बाद ऐलान कर दिया कि मैं कांग्रेस भारतीय लोकदल छोड़ता हूँ, BLD छोड़ता हूँ और कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ। तो इस बात से चौधरी चरण सिंह को काफी झटका लगा गया कि उनका साथी था, ईमानदार आदमी था और बड़ा लीडर था, वो छोड़ गए। फिर उसके बाद में रास्ता खुला कि भाई हमें चीफ मिनिस्टर चौधरी चांदराम को। अच्छा, चौधरी चांदराम को भी ऑफर आया था? ऐसा होता तो पहले दलित मुख्यमंत्री ऑफर ही नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह ने जिद लगाई कि चौधरी चांदराम मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो जहाजरानी मंत्री थे ना उस समय? वो जहाजरानी मंत्री थे और चौधरी साहब को उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा। चौधरी साहब ने कहा नहीं चांदराम, तुम वकील हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम बनोगे। अच्छा जी। और मैं पहला दलित मुख्यमंत्री हरियाणा को तुम्हारे को तुम बनाऊंगा। चौधरी साहब ने बहुत जिद लगाई, लेकिन चौधरी चांदराम ने खुद चौधरी देवीलाल को प्रपोज किया
अच्छा, चौधरी चांदराम ने देवीलाल जी का नाम लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, देवीलाल जी को बनाओ। देवीलाल जी ने काफ़ी संघर्ष किया है और पुराने लीडर हैं, किसान की बात करते हैं, गरीब आदमी के। चौधरी देवीलाल जी किसान के गरीबों की बात तो करते, हिमायती थे। तो आप मिलते ना थे चौधरी देवीलाल से भी उस समय? तो रोजाना खूब। अच्छा, और कैसा? चौधरी देवीलाल जी भी तो जेल में थे, रोहतक के। जी जी। वो पहले महेंद्रगढ़ जेल में थे, तो बीमार हो जाते, जब रोहतक आते थे ट्रांसफर होके फिर यहाँ बहुत रहते। एमरजेंसी के दिनों पे लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह, इन दोनों में एक बार बिगाड़ भी हुआ, बहुत जबरदस्त बिगाड़ हुआ। उसके क्या कारण थे? उसके कारण तब आप चौधरी चरण सिंह के साथ ही रहे? मैं और मेरे साथ 10 MLA और हम 11 MLA चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। हम ये भी मानते थे कि चौधरी देवीलाल कसूरवार नहीं है, चौधरी चरण सिंह तो कसूरवार है ही नहीं। लेकिन चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बीच में एक दो आदमी बड़ा ऐसा आ गया जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था, और वो ये समझता था कि देवीलाल जी अगर आउट हो जाए तो तू मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। वो राज्यसभा के मेंबर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नाम कौन सा था आप समझ जाओगे। उन्होंने काफ़ी बिगाड़ पैदा करवाया दोनों के बीच में। उन्होंने बिगाड़ करवाया। ऐसे कुछ लोग तत्व और थे जिन्होंने आप लोगों को बड़ा दुख पहुंचा हुआ है। बड़ा दुख पहुंचा, और जिनकी वजह से तो सरकार भी टूट गई थी क्या? नहीं, सरकार तो पहले टूट चुकी थी, लेकिन ये 82 के चुनाव हुए उस दौरान की बात है, और चुनाव से 10 दिन पहले फिर इकट्ठे हुए जी। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो चौधरी चरण सिंह के साथ लोग रह गए थे, उनके टिकट चौधरी देवीलाल ग्रुप द्वारा कटवाए गए। लेकिन मेरे को चौधरी साहब ने आपने एक ही चुनाव लड़ा? हाँ, उसके बाद दूसरा विकास पार्टी से लड़ा, लेकिन मेरा टिकट चौधरी साहब ने फिर कलोई से कर दिया था। लेकिन वो चौधरी देवीलाल मेरे खिलाफत में कभी नहीं रहे, और वही आदमी जो चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था, वो देवीलाल चौधरी चरण सिंह की तरफ से टिकट बंटवारे में उस कमेटी में था। तो उसने हमारा चालाकी से टिकट कटवाने का काम कर दिया। आपकी टिकट कटवा दी हसनगढ़ से? हसनगढ़ से। और आपको टिकट दिलवाई कलोई से मैंने लड़ा। अच्छा, उसके बाद कोई चुनाव आपने फिर कब लड़ा? आखिरी चुनाव कौन सा था? मैंने 91 में लड़ा। 91 में विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की। वो तो 91 तो बंसीलाल जी तब तक तो बंसीलाल जी को भी मैं ये मानता हूँ हसनगढ़ से ना? हाँ, हसनगढ़ से। हार गए थे आप? हाँ, मैं हार गया था, लेकिन मेरे को बहुत प्यार मिला। और चौधरी बंसीलाल को भी मानता हूँ कि हरियाणा को बिल्ड करने में, हरियाणा को बनाने में ईमानदार व्यक्ति थे वो भी। मैं ईमानदार मानता हूँ। और चौधरी बंसीलाल के बारे में ईमानदार थे नहीं थे, उनकी एक बात से पता चलता है। वो लोगों में एक बात खरी कहते थे कि भाई राजनीति में बहुत कम लोग पूरे ईमानदार होते हैं। अच्छा। मैं अपने आप को जितने हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे, मैं ये तो नहीं कहता मैं दूध का धोया हूँ, लेकिन मैं सबसे ईमानदार हूँ। अच्छा, आप तो उस समय जैसे आप पुराने विधायक हो, तो ये जैसे नौकरियों में सिफारिशों का दौर है, CLU कराने का, ये उस समय नहीं होते थे क्या? देखो, नौकरियों का दौर तो हमेशा से रहा है, लेकिन नौकरी रुपए लेके नहीं दी जाती थी। अच्छा, मतलब सिफारिशों से मिलती। अब मैं यहाँ तक कहता हूँ, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीति के खिलाफ हूँ, लेकिन जहाँ तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नौकरियों के मामले में सजा हुई है, लेकिन चौटाला साहब ने भी और किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक रुपए लेकर के नौकरी नहीं दी है। उसके रिश्तेदारों ने, उसके चेलों ने, उसके किसी MLAs ने, उनके दलालों ने कोई पैसे ले लिए, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नौकरियों में रुपए नहीं लेते। अच्छा, अब हम लौटते हैं एक बार फिर इमरजेंसी में। रोहतक जो जेल थी वो इमरजेंसी का एक हब बन गई थी नेताओं को रखने का। उसमें दो इमरजेंसी के दो खलनायक माने जाते हैं, संजय गांधी और चौधरी बंसीलाल। तो जब आप लोग अंदर थे, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन बड़े नेता थे और उस समय आप क्या सोचते थे?
इमरजेंसी में देखो जो रोहतक जेल में जो बड़े लीडर थे उनमें सबसे बड़े नाम आते हैं, उत्कल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, उड़ीसा के बीजू पटनायक जी थे। पिल्लू मोदी जो बहुत बड़े लीडर थे, उनके पिताजी हेमू मोदी जो गवर्नर भी रहे, काफी बड़े लीडर, वो बड़े लीडर थे। राजनारायण जी बहुत बड़े लीडर यहीं पे थे। और समरगुआ जो सुभाष चंद्र बोस के परिवार से उनके अनुयायी रहे, वो थे। लाल कृष्ण अडवाणी जी थे और साहब मधु दंडवते जी थे। और आपके ये मैं सेंट्रल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर जी थे। तो इस किस्म के अशोक मेहता जी थे, ये बड़े बड़े लीडर थे। हरियाणा के लीडर्स की जहाँ तक बात है, उनमें चौधरी देवीलाल, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी ऋषिकराम जी, ओम प्रकाश चौटाला हिसार जेल में थे, वो यहाँ नहीं थे। और रोहतक के हमारे जैसे। अच्छा, तो उस समय आपको ये नहीं लगता था जी कि यहाँ से तो मर के बाहर निकल? नहीं, उस समय कोई ये तो सोच ही नहीं सकता था कि चुनाव आ जाएंगे 2 साल बाद, ये हो जाएगा। मतलब उस समय मैं आपके यहाँ के हीरानदारिया जी आपके चले गए, उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। शाम को हम सैर करने लग रहे, इमरजेंसी लगे हुए 2 महीने हुए थे जी। तो वो सैर करते करते कहने लगे, अब 10-15 लोगों का टोल हम घूम रहे थे। तो वो कहने लगे, भाई रसिया में इमरजेंसी लगी थी, 40 साल इमरजेंसी रही, स्टालिन ने लगाई थी। और 40 साल में 3 लाख जेल में गए थे लोग, और 40 साल के बाद 30,000 जिंदा निकले थे, बाकी जेलों में मर गए थे। तो हमारे जो पहले MLA रहे उदय सिंह दलाल, कामरेड रघुवीर सिंह, और ये कहने लगे, ओ गुरु ऐसी बात मत कहो, ये लोग भी भाग जाएंगे माफी मांग के। और एक पार्टी विशेष के आदमी, मैं आज भी कहता हूँ, जिनमें RSS का तमाम आदमी माफी मांग करके जेल से बाहर आ गया। अच्छा, ये सब बाहर आ गए? ये बाहर आ गए। रोहतक की जेल में रिकॉर्ड है, ये माफी मांग के बाहर आए हैं। तो आपने नहीं मांगी माफी? हम क्यों मांगते माफी? हम इमरजेंसी का विरोध करते रहे। और जब तो घर से जैसे मिलने देते थे घर वालों को? शुरू में नहीं मिलने देते थे, डिप्टी कमिश्नर की इजाजत होती थी, ये होती थी, लेकिन बाद में ऐसे बाद में ठीक हो गया था। बाद में मिलने सारे नेता इकट्ठे बैठे रहते थे, सवेरे शाम इकट्ठे बैठते थे, दिन में लोग पढ़ते भी थे। पढ़ने लिखने वाले कौन से नेता थे? पढ़ने लिखने वाले बहुत थे। पढ़ने लिखने वाले में सबसे ज्यादा नंबर 1 थे अशोक मेहता जी। अच्छा, अशोक मेहता। अशोक मेहता जी बहुत लिखते थे, बहुत पढ़ते थे। महारानी पटियाला उनसे मिलने के लिए भी आती थी। अच्छा, उनको फ्रूट व्रूट दे के जाती थी। पिल्लू मोदी की मिसेज बहुत सामान लेके आती थी, इतना सामान लेके आती थी सबके लिए कि जेल में जो बंदी थे हमारे जैसे, सबको पिल्लू मोदी की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता था। अच्छा, और मेरा लग जाएगा तो पिल्लू मोदी हाँ, की वो अंदर उनको अलाउड था, वो जेल के अंदर मिलने आती थी। वो कभी ड्यूटी में, पिल्लू मोदी जी कभी बाहर मिलने के लिए नहीं गए, वो जहाँ रहते थे वही। तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या बातें करते थे उस समय? इंदिरा गांधी के बारे में लोग वहाँ लोकगीत भी बना रखे थे। परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, आप गाते वाते भी थे? हाँ, गाते थे। इंदिरा जागी जागी तानाशाही, देश में परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, तो उस समय तो चौधरी साहब तो चरण सिंह जी तो तिहाड़ में थे? चरण सिंह तिहाड़ में थे और जयप्रकाश जी चंडीगढ़ थे। तो खाना वाना टाइम पे सब, या फिर बंसीलाल जी ने उसमें भी कोई कटौती की थी? नहीं, खाना तो सभी को मिलता था। खाना मोस्टली जो ये हमारे जैसे लोग थे, इनका खाना बनाने के लिए अलग से जेल में खाना वही लोग। पुरानी वाली जेल थी या ये नई वाली? पुरानी वाली जेल थी ना? वो जेल थी जो बस अड्डे के सामने वाली जेल थी, वो तब नई जेल बोली जाती थी। अच्छा अच्छा, उससे पुरानी जेल थी जो IC कॉलेज बना है। अच्छा, अंग्रेजों की हाँ, जो थी ये सोनीपत अड्डे पे थी। मैं इस जेल में भी रहा हूँ 14 दिन। अच्छा, इसमें भी रहे? इसमें 1970 में जब चंडीगढ़ एजिटेशन चला, अच्छा, तो हमने सोनीपत में, मैं सोनीपत का स्टूडेंट था, जाट कॉलेज का प्रधान था। वहाँ पे हमने चौधरी ऋषिकराम को और पंडित भगवत दयाल को बुला के सभा कराई मंडी में,
और उस समय अब 144 लगा दी। चौधरी पंडित भगवत जाल जी पहुँचे नहीं थे, वो पहुँचे उससे पहले ही स्टेज से हमारे को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत के 70-80 स्टूडेंट मेरे साथ थे। चौधरी रजकराम, स्वामी इंद्रवेश, रोहतक के 2-3 वकील वहाँ गए हुए थे, राम हुड्डा वगैरह, ये हमारे साथ जेल में बंद रहे। हमारे को जेल में बंद करके रोहतक जेल में भेज दिया। वहाँ तो सब जेल होती थी थोड़ी। अच्छा। सोनीपत में बड़ी जेल यही थी और ये कच्ची जेल होती थी। उस समय कैरो साहब के हत्यारे याद थे। अच्छा। कुछ फांसी टूट लिए थे, एक बच्चा, 2 बच्चे, एक को तो चौधरी देवीलाल बचा के लाए थे। हाँ, वो टेक्निकली बच्चे थे वो। हाँ, वो सुखलाल था, वो यहीं था, उसकी 20 साल की हुई थी। और कैरो भी हमारी थी? नहीं, वो तो कोई वो उनका पॉलिटिकल सपोर्टर भी था, सुच्चा सिंह। हाँ, तो कैरो को गोली मारने लगा। कैरो ने तब भी उसको कहा, सुच्चा तुम यहाँ। और फिर सुच्चा ने गोली चला दी। सुच्चा सिंह, बलदेव सिंह ने दोनों ने गोली मारी। और ये जो बाद में बच्चे, उनके लिए तो सैली अलग बना रखी होगी। हाँ, वो तो फांसी टूट चुके थे उस टाइम पे। ये 2 बचे थे, सुखलाल था यहाँ जेल में और एक फरार था, बाद में गिरफ्तार हो गया था। चौधरी देवीलाल की सियासत, दयाचंद जो दया सिंह बाद में, दया सिंह को फांसी की सजा हुई, फिर ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे वो रिहा हुआ। तो फांसी यहाँ तो नहीं तोड़े थे ना कोई भी? फांसी यहीं तोड़े थे। यहीं तोड़े थे? उस पुरानी वाली जेल? इस पुराने वाली जेल यहीं तोड़े। IC कॉलेज के साथ बलदेव सिंह और सच्चा सिंह दोनों यहीं फांसी टूटे थे। अच्छा, उस समय आप जेल में थे? उस समय नहीं थे, वो पहले टूट गया। तो चौधरी देवीलाल लोक कल्याण के बारे में, जैसे चौधरी देवीलाल जी लोगों के बीच का आदमी था उसमें। तो आपको तो बेटा ही कहते होंगे वो? चौधरी देवीलाल तो बहुत प्यार करते थे, बेटा कहते थे। चौधरी देवीलाल गांव का आदमी था और गांव की भाषा बोलता था, गांव की उत्थान की बात करता था। अच्छा, ये जो बलदेव सिंह तायल जी झांसी से जो विधायक होते थे, हाँ, ये तो बहुत अमीर आदमी थे उस समय। बहुत अमीर था। तो लेकिन क्या ये भी ईमानदारी से ही राजनीति करते थे? बलदेव सिंह जी और बलवंत राय तायल भी वैश्य थे जी, हिसार से। हाँ जी। लेकिन और तीसरा, बलवंत राय तायल जी ने तो झंडा ही हिसार में पहला। हाँ, और तीसरा था बाबू मूलचंद जैन। वो भी हिसार से थे? वो करनाल से। तीनों ईमानदार थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे बाबू। हाँ, बाबू मूलचंद भी और ये भी बलदेव जी भी, बलवंत राय जी। मतलब ये कब आया जी राजनीति में ये धन का प्रभाव? 82, आफ्टर 82। कौन जिम्मेदार कहोगे इसमें? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि कहा मैं 82 के बाद सब बिगड़ता चला गया है। हाँ, भाई एक जिम्मेदारी, एक को क्यों? भजनलाल जी से भी हुई आपकी कभी मुलाकात? भजनलाल मेरे मित्र रहे हैं, लेकिन भजनलाल जी जनक रहे हैं, वो सब जानते हैं। भजनलाल जी ने बताते हैं कि उन्होंने रोहतक में कहा था कि अगर मैं भी जाट हूँ, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? कहा था, हमारी बार में कहा था यही वकीलों के बीच में। और क्या बोला था? वो थे भी जाट, फर्ज लेके आए थे, अपनी फर्ज लेके मौजूद थे उस समय? मौजूद था। क्या था घटनाक्रम? उन्होंने कहा, नाम लेके कहा, संत कुमार से पूछो मैं जाट हूँ, हरसरूपुरा से पूछो मैं जाट हूँ, और ये फर्ज रही। आप रोहतक कौन से साल की बात है जी? मनीराम गोदारा बिश्नोई है ना। हाँ। वो भी जाट है। बिश्नोई का मतलब जिसने 20 और 9 नियम मान लिए। रोहतक में किसने आमंत्रित किया था चौधरी भजनलाल को? वो मुख्यमंत्री बन गए थे ना बार में उस समय। चौधरी सुल्तान सिंह सेक्रेटरी थे, कुछ और लोग थे, मुझे तो वो यहाँ आए। हाँ, और ये क्यों साबित करना चाहते थे? वो ये कि रोहतक के सब जाट इस इलाके का सारा उसके खिलाफ था। अच्छा, तो देवीलाल को हटा के बने थे इसलिए। अच्छा, तो बोले मैं भी जाट हूँ। तो वो ये कह रहे थे, भाई तुम देवीलाल को जाट करके अगर मानते हो लीडर, तो मैं भी जाट हूँ, ये मैं फर्ज ले गया हूँ। अच्छा, और फर्ज ले रहे थे? हाँ, फर्ज ले रहे थे। और आज भी वो जाट लिखते हैं, है भी जाट। बिश्नोई जो है वो तबका है, पंथ है, वो कोई कौम नहीं है। बिश्नोइयों के अंदर कुमार, ये तो कुलदीप और ये तो मानते नहीं, ये तो सब मानते हैं। अच्छा, ये अगर नहीं मानते तो कुलदीप बिश्नोई से कहो कि जो बिश्नोइयों में जो जाट कौम है उससे अलग शादी करके दिखाओ। कैसे नहीं मानते? बंसीलाल के भजनलाल के परिवार से लड़की की, लड़कों की, पोते पोती की कोई शादी
गैर जाट में हुई है। जबकि बिश्नोइयों में तो कुम्हार भी है, हाँ। बिश्नोइयों में बढ़िया भी है, बिश्नोइयों में वो मंजू गोत है उनका ना, हमांजू गोत है, गोदारा है, वो भी जाट है, बेनीवाल है। तो और बिश्नोइयों में खाती भी है, बिश्नोई में सारी कौम है जो 29 नियम को, जो बाबा जम्बेश्वर को मानते हैं। अब जैसे राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी बहुत ऊंचा पंथ है। राधा स्वामी के जितने लोग हैं वो जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, अहीर भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, दलित भी है, सब है। कौम अलग अलग है लेकिन वो राधा स्वामी को अपना मालिक मानते हैं। जैसे आर्य समाज भी वैसे ही हो गया। आर्य समाज भी वैसे, आर्य समाज में सभी किस्म के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं। तो बाबूजी अब क्या मतलब राजनीति से पूरा, मैं देखो राजनीति में मैं एक्टिव हूँ, वेरी मच एक्टिव हूँ, लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं। पद की बात है, चुनाव तो लड़ना दूर की बात, पद की भी कोई लालसा किसी किस्म के पद की नहीं है। और मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक तौर पर भी पद देने की बात पीछे भी आई, आगे आई रिफ्यूज्ड। चुनाव तो दूर की बात, पद की क्या बात है। मैं इतने बड़े आदमियों के साथ रह चुका, मेरा अपना आप ये मानते हो कि आपका जो जन्म है वो चौधरी चरण सिंह के साथ रह के सफल हो गया? बिल्कुल सफल हुआ है। मैं कम से कम अगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मानते हैं तो इस संसार से जाने के बाद जो अगला संसार है उसमें मैं अपने मालिक के पास, अपने खुदा के पास जब जाऊंगा तो मेरा सिर यूं की बजाय मेरा सिर यूं रहेगा। गर्व होगा इस पर कि आपने मेरे दामन पे, मैंने कोशिश की है कोई दाग ना लगे। जैसा आपने भेजा था वैसा तो मैं संसार से नहीं निकल गया क्या, लेकिन मैंने पूरी बचने की कोशिश की है। दोस्तों, एडवोकेट संत कुमार जी की बातचीत को सुनकर आपको लगेगा कि भारत की जो राजनीति है, हरियाणा की जो राजनीति है, वो हमेशा इतनी दागदार नहीं होती थी। इसके कुछ उजले पहलू भी हैं, इसके उजले पक्ष भी हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बाकी सारे लोगों के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, सबके साथ इनकी दोस्ती रही है। अब भी दोस्त होंगे इनके जो जीवित हैं। तो अगर आप एडवोकेट संत कुमार जी से उस दौर की राजनीति के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इन तक वो सवाल पहुंचाऊंगा और आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाबूजी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार आपसे मुलाकात रही। धन्यवाद आपका, धर्मेंद्र।